हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ और सकुशल होंगे। दोस्तों, मैं नया IAS चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ और मैं आपको पढ़ाऊँगा दोस्तों बायोलॉजी। और बायोलॉजी की इस क्लास में जो है आज भी आप जो है रोग के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल मानव रोगों से संबंधित ये जो सीरीज़ है हमारी 2 वीडियोज़ हो चुके हैं। ये अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। इसमें हम उन रोगों की बात करेंगे जो किसी डिफिशियंसी से, किसी हार्मोन की कमी से या किसी अन्य विकार से उत्पन्न होते हैं। और इसी के साथ हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मनुष्य के रोग जो है समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे और अच्छे से आत्मसात करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि जीव विज्ञान में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारी प्लेलिस्ट में रोगों से संबंधित जो वीडियो है वो तीनों वीडियो आप डाउनलोड कर लीजिएगा या उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसका नाम है मनुष्य के रोग पार्ट 3। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलते, आपको लेके चलते हैं हम उन रोगों की तरफ जो कुछ विशिष्ट प्रकार के हैं। जैसे सबसे पहला जब हम देखेंगे तो वो क्या है? टर्नर सिंड्रोम। मानव रोग हमारा टॉपिक है दोस्तों, मानव रोग। अब इसमें जो पहला रोग हम आज देखेंगे वो रोग क्या है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर क्या है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। ओके, अब ये टर्नर सिंड्रोम क्या है? एक तरह का विकार है, एक तरह का रोग है। कैसे होता है आइए समझते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, लिंग गुणसूत्र, अब यहाँ विशेष बात है, लिंग गुणसूत्र में जब केवल एक गुणसूत्र उपस्थित होता है, लिंग गुणसूत्र में दोनों गुणसूत्र होते हैं, आपको पता है, XX XY, ये पुरुष गुणसूत्र है और ये क्या है? स्त्री गुणसूत्र है। अब मान लीजिए लिंग गुणसूत्र में सिर्फ एक गुणसूत्र उपस्थित हो तो कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा और कोई विकार ही जो है क्या होता है? रोग होता है। तो आइए देखते हैं इस रोग के बारे में। ठीक है, आइए इस रोग के बारे में देखते हैं, समझते हैं। इसमें क्या होता है? लिंग गुणसूत्रों में जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें केवल एक गुणसूत्र उपस्थित होता है, केवल एक गुणसूत्र उपस्थित होता है। क्लियर हुआ? क्या स्थिति होती है? केवल एक गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात क्या होगा? 44 प्लस X। 44 सामान्य वाले हो गए, ठीक है, 22 जोड़े और बाकी प्लस X। क्लियर हुआ? अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा टर्नर सिंड्रोम। इस तरह का विकार इस स्थिति में पैदा होता है और इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव क्या होता है? स्त्री नपुंसकता। इसका प्रभाव क्या होता है? स्त्रियों में नपुंसकता हो जाती है। ठीक है, स्त्री नपुंसकता पैदा हो जाती है। चलिए अगला रोग देखते हैं। इस तरह के कुछ अलग रोगों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण है उन्हें हम देखते हैं। एक है डाउन सिंड्रोम। कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखेंगे हम, ये क्या है? इसको हम एक नाम और इसका जानते हैं, मंगोलिक जड़ता। मंगोलिक जड़ता या मंगोलिक बेवकूफी इसको कहते हैं। ठीक है, मैंगोलॉयड इडियोसी। ठीक है,
तो मंगोलिक जड़ता या मंगोलिक बेवकूफ़ी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो कारण होता है दोस्तों वो क्या होता है, 21वीं जोड़ी जो होती है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में 2 के बजाय, जोड़ी के गुणसूत्रों में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस वजह से ये मंगोलिक जड़ता वाली बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये ट्राइसोमिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ट्राइसोमिक। क्लियर हुआ? मतलब आप समझिए कि जो है 22 दूना 44 मतलब 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। उसकी वजह से ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, इसके प्रभाव में क्या होता है, पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। क्या आ जाती है, नपुंसकता पैदा हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, पुरुषों में नपुंसकता होती है और किसी में नहीं होती। ठीक है, सिर्फ पुरुषों में ये होती है नपुंसकता के रूप में। और इसका लक्षण क्या है, डाउन सिंड्रोम का लक्षण क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति जो है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। तो इसके लिए लक्षण क्या है, लक्षण क्या है दोस्तों, जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है तो व्यक्ति का जो सिर होता है वो क्या होगा, गोल हो जाएगा, गर्दन क्या होगी, मोटी हो जाएगी। क्लियर हुआ? खुला मुंह, मुंह हमेशा ऐसे खुला रहेगा। आपने देखा होगा कि मुंह ऐसे बिना वजह के हमेशा खुला रहता है। तो खुला मुंह हो जाएगा, खुला मुख, और आंखें क्या होंगी, तिरछी। इस लक्षण के व्यक्तियों को आपने जरूर देखा होगा। आंखें क्या होंगी, तिरछी हो जाएंगी, मुंह अनावश्यक रूप से खुला रहेगा, गर्दन काफी मोटी और सिर क्या होगा, एकदम गोल गोल रहेगा। तो ये हो गए लक्षण किसके, डाउन सिंड्रोम के। और प्रभावित कौन होता है, पुरुष। पुरुष क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थैलेसीमिया। अब अगली जो बीमारी है वो क्या है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बीमारी। ठीक है, चलिए ये कैसे पैदा होता है, अभाव। क्या होता है, हीमोग्लोबिन की संश्लेषण क्षमता का अभाव, मतलब हीमोग्लोबिन संश्लेषित नहीं हो पाता, उस स्थिति में होता है अभाव। किसकी अभाव की वजह से, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता का, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, जिससे थैलेसीमिया रोग हो जाता है। प्रभाव क्या होता है इस रोग का दोस्तों, ये जानना महत्वपूर्ण है। शरीर में क्या होता है, अत्यधिक रूप से खून की कमी हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होगा तो बहुत आराम से आप समझ सकते हैं अरक्तता की स्थिति हो जाएगी, एनीमिया की स्थिति हो जाएगी। क्या होगा, अत्यधिक अरक्तता, अत्यधिक अरक्तता, या जिसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया। एनीमिया की स्थिति पैदा हो जाएगी थैलेसीमिया में। ठीक, समझ में आया दोस्तों? थैलेसीमिया किस लिए होता है, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण क्षमता का अभाव हो जाता है। फिर इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शरीर में खून की अत्यधिक रूप से कमी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं अगले रोग के बारे में। अगला रोग क्या है दोस्तों, अगला रोग है, अगला रोग क्या होगा, डाउन सिंड्रोम हम देख चुके हैं। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म ये क्या है, ये रंजकहीनता है, रंजकहीनता। इसमें क्या है, ये इसमें देखिए एक तरह का दोस्तों ये आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग है,
आनुवंशिक रोग है, ठीक है। और आनुवंशिक रोग में जो है इसकी वजह से क्या होता है, शरीर में मेलेनिन पिगमेंट होता है जो कलर के लिए जिम्मेदार होता है। शरीर में मेलेनिन, जो शरीर में मेलेनिन होता है ये पिगमेंट, इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पिगमेंट की कमी, शरीर में मेलेनिन पिगमेंट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। एक एंजाइम होता है दोस्तों, उसका क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। मेलेनिन पिगमेंट की कमी किस लिए होती है, एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या है, टायरोसिनेज। टायरोसिनेज, इस टायरोसिनेज जो है एंजाइम का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, जिससे ये स्थिति पैदा होती है, मेलेनिन पिगमेंट की कमी की स्थिति पैदा होती है और एल्बिनिज्म रोग हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य रोग की तरफ, महत्वपूर्ण रोगों की तरफ, और वो है क्या, वो क्या है, बबल बेबी डिसीज। इसको क्या कहेंगे, बबल बेबी डिसीज या बीमारी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जन्म के ही समय जो है क्या होता है दोस्तों, जैसे शिशु जन्म लेता है तो उसी समय उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और छोटे मोटे रोग भी जो है उसको अपना शिकार बना लेते हैं। मतलब प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होने का मतलब समझ रहे हैं आप, कोई भी रोग हावी हो जाएगा। प्रभाव क्या होता है, जन्म के ही समय से क्या होता है, जन्म के ही समय से क्या होता है, शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है दोस्तों, निष्प्रभावी हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। और संक्रामक रोग, जो भी संक्रामक रोग हैं, आपको पता है शिशुओं को बहुत सारे संक्रामक रोग होते हैं, तो जो भी संक्रामक रोग हैं, संक्रामक रोगों के प्रति अत्यधिक क्या हो जाती है, संवेदनशीलता हो जाती है, संवेदनशीलता। संक्रामक रोगों के प्रति क्या हो जाती है, अत्यधिक संवेदनशीलता हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी वो और रोगों के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बबल बेबी रोग, ठीक है। इसको क्या और कहते हैं, SCID, इसका एक नाम है SCID, मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसका ये नाम क्यों पड़ा, बाह्य वातावरण में जो उपस्थित हानिकारक रोगाणु हैं, इनकी सुरक्षा से, इनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, कीटाणु रहित जो है क्या होता है, बुलबुले। कीटाणु रहित क्या होता है दोस्तों, बुलबुलों में उपचार होता है, ठीक है। जैसे जब इनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बच्चों की कमजोर हो जाती है तो कीटाणु रहित बबल्स के माध्यम से इनका इलाज किया जाता है, इसलिए इसका रोग का नाम है क्या, बबल बेबी रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे हीनता जन्य, मतलब जो किसी चीज की कमी की वजह से होते हैं। असंक्रामक, मतलब जो संक्रामक नहीं होते। और कैसे रोग देखेंगे, अन्य रोग, और अन्य रोग, मतलब अब उन रोगों की लिस्ट हम देखेंगे जो असंक्रामक है, मतलब इन्फेक्शस नहीं है, और क्या है, हीनता जन्य है। आइए देखा जाए। जैसे खनिज है, विटामिन है, आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनकी कमी से, तो जो हम विटामिन में पढ़ा चुके हैं पोषक तत्व में, उनकी बात नहीं करेंगे। यहाँ कुछ अलग बीमारियों की बात करेंगे, ओंकोजीन की बात करेंगे। ओंकोजीन
ओंकोजीन क्या है? ये दोस्तों कैंसर के लिए उत्तरदायी है, कैंसर के लिए उत्तरदायी है। क्लियर हुआ? ये सबसे पहले कहाँ खोजा गया? मुर्गियों में। ये सबसे पहले मुर्गियों में खोजा गया, ठीक है। और रॉस सरकोमा वायरस से होता है ये, रॉस सरकोमा वायरस, ठीक। क्लियर हुआ? ये मतलब कैंसर के प्रकार, मतलब कैंसर किन किन चीजों की वजह से होता है वो आप जान लीजिए। ओंकोजीन की वजह से होता है, जो मुर्गियों में इस वायरस की वजह से आता है, फिर ये कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखिए कैंसर में होता क्या है, ये हम जो पढ़ रहे हैं कैंसर रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कैंसर रोग को हम देख रहे हैं ओंकोजीन की वजह से होता है, ये भी एक जो है इसका स्थिति है। अब कैंसर में दोस्तों आपको समझना है कि 3 स्टेज होती है। कैंसर में आपने सुना होगा कि कैंसर बीमारी में 3 स्टेज होती है, तीनों स्टेज हम आपको बता रहे हैं। पहली स्टेज क्या होती है? शरीर के किसी भी हिस्से में सीमित कैंसर कोशिकाएं होती। पहली स्टेज में शरीर के एक हिस्से में सीमित कैंसर कोशिकाएं, सीमित कोशिकाएं कैंसर की, ठीक है। पहली स्टेज में क्या होता है? सीमित कोशिकाएं। अब दूसरे स्टेज में क्या होता है? कैंसर कोशिकाओं का संक्रमित अंग के लिम्फोनेट तक। दूसरी स्थिति में जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं, संक्रमित कोशिकाओं के लिम्फोनेट, लिम्फ आपने पढ़ा है, बहुत सारे पदार्थों का वो वहन माध्यम है। तो लिम्फोनेट तक क्या होता है? पहुंच जाना, मतलब जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं वो लिम्फोनेट तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। ठीक, क्लियर हुआ? और उसके बाद क्या होता है? लिम्फोनेट द्वारा, जब लिम्फोनेट या लिम्फ में आ गया तो लिम्फोनेट द्वारा शरीर के अन्य हिस्सों में कैंसर कोशिकाओं का पहुंचना, फिर और जगह जो है ये फैलती जाती है। कैंसर कोशिकाओं का फैलना, क्लियर हुआ? ये 3 स्टेज होती है कैंसर की दोस्तों। एक हिस्से में पहले सीमित कोशिकाएं कैंसरस होती हैं या कैंसर युक्त होती हैं, ट्यूमर होता है। फिर संक्रमित कोशिकाएं कहाँ पहुंच जाती हैं? लिम्फोनेट में। लिम्फ आपने पढ़ा है, जैसे रुधिर जो है शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, वैसे लिम्फ होता है। ये लिम्फ में पहुंच जाती है और उसके बाद लिम्फ के द्वारा जो है अन्य हिस्सों में पहुंच जाती हैं। ये हो गए तीनों स्टेज, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखिए ट्यूमर को जो है संसूचित करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए कौन तत्व होता है? आपने देखा होगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ट्यूमर को संसूचित करने के लिए, ट्यूमर मतलब कैंसरस कोशिका, ट्यूमर को संसूचित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? आर्सेनिक और कोबाल्ट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं गठिया रोग के बारे में। गठिया रोग आर्थराइटिस कहते हैं इसको, आर्थराइटिस इसका नाम आपने सुना होगा, प्रचलित नाम है। शरीर के जोड़ों में क्या होता है? यूरिक अम्ल का जमाव। शरीर के जो जोड़ होते हैं, शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल, हमने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है यूरिक अम्ल के बारे में, कि जब जो है कोशिकाएं जो है कौन सा शोषण करती हैं? अनाक्सीय शोषण करती हैं और प्रोटीन की अधिकता होती है, तो किस तरह जो है
यूरिक अम्ल जोड़ों में या पेशियों में जमा हो जाता है, वो बताए हैं हम आपको, वीडियो में देख लीजिएगा। तो जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है। प्रभाव क्या होता है? जोड़ों में असहनीय पीड़ा होती है। असहनीय क्या होती है? पीड़ा होती है। और बढ़ती उम्र, जब उम्र बढ़ने लगेगी तो यह स्थायी रूप से गठिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ती उम्र में यही क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ती उम्र में ये गठिया रोग का रूप ले लेता है, गठिया रोग का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। गठिया रोग, आर्थराइटिस कैसे होता है? शुरू में यूरिक अम्ल का जमाव होता है, बाद में उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ये गठिया रोग का रूप ले लेता है। क्लियर हुआ? घातक ड्राप्सी रोग, बहुत ही घातक एक रोग होता है दोस्तों, ड्राप्सी। ड्राप्सी रोग, इसके बारे में जानना जरूरी है आपको। ड्राप्सी रोग के बारे में जानना जरूरी है। इसका कारण क्या है? सरसों के तेल में मिलावट। सरसों के तेल में मिलावट इसका कारण है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है? आर्जिमोन का तेल मिलाते हैं, आर्जिमोन का तेल मिला देते हैं। उजला रंग करने वाली मिलावट होती है, इसको क्या करते हैं? व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका प्रभाव क्या होता है? ड्राप्सी में होता क्या है दोस्तों? शरीर के जो मृदु ऊतक हैं उसमें क्या होता है? अतिरिक्त जल इकट्ठा हो जाता है और सूजन हो जाती है। ठीक है, जो मृदु ऊतक हैं शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त जल संचय, अतिरिक्त जल संचय से सूजन। आपने देखा होगा कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि उनका शरीर फूला होता है, काफी फूला होता है, तो अत्यधिक जल संचय के कारण होता है। मृदु ऊतकों में क्या होता है? अतिरिक्त जल बेवजह जमा हो जाता है, वो क्या होता है? शरीर के साइज को बढ़ा देता है, सूजन बनी रहती है लेकिन ताकत नहीं रहती। ठीक है, आपने देखा होगा, वो इसी वजह से होता है, सरसों के तेल में मिलावट की वजह से जो ड्राप्सी रोग होता है उसी वजह से ये होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला देखेंगे रोग दोस्तों। अगला रोग क्या है? इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई रोग दोस्तों क्या है? ये कैडमियम की अधिक मात्रा की वजह से होता है। कैडमियम की अधिक मात्रा, कैडमियम की अधिक मात्रा की वजह से होता है। और ये जापान के टोयामा प्रांत में सबसे पहले हुआ था। जापान के टोयामा प्रांत, जापान के टोयामा प्रांत में सबसे पहले इटाई इटाई रोग हुआ। इसमें रीढ़ की हड्डी और शरीर के जोड़ प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होता है अंग? रीढ़ की हड्डी और शरीर के जोड़, जो जॉइंट्स होता है वो प्रभावित होता है और रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। ठीक है, और जोड़ों में क्या होता है? असहनीय पीड़ा होती है। इटाई इटाई रोग में क्या होता है? असहनीय पीड़ा होती है। अब एक महत्वपूर्ण रोग देखेंगे, शिशुओं में होता है दोस्तों, वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये क्या है? ये क्या है? जब पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है। नाइट्रेट जो तत्व होता है जब वो पेयजल में अधिक मात्रा में हो जाता है तब ये रोग होता है। इसके बाद इसमें क्या है? रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। रक्त में क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। ठीक है, और क्या होता है? मुख्यतः इससे नवजात शिशु प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होते हैं? नवजात शिशु। ठीक, शरीर एकदम, इसको ब्लू बेबी क्यों कहते हैं? बच्चों का शरीर एकदम नीला पड़ जाएगा और श्लेष्मा झिल्ली जो होती है उसका रंग नीला पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है।
संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है। संपूर्ण शरीर, बच्चों का, नवजात शिशु का संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं सेरेब्रल पॉल्सी। अगला जो रोग है वो क्या है? अगला जो रोग है वो है क्या दोस्तों? सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये क्या है? प्रमस्तिष्क अंगघात, इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क अंगघात, ठीक। प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात भी कह सकते हैं, पक्षाघात। अब इसमें क्या होता है? मस्तिष्क का जो मोटर कंट्रोल सेंटर होता है, मस्तिष्क का जो मोटर कंट्रोल सेंटर या नियंत्रण जो है सेंटर होता है, वो क्या होता है? वो उसमें क्षति हो जाती है, ठीक है। संचलन नियंत्रण केंद्र, संचलन नियंत्रण केंद्र में क्षति, ठीक। प्रमस्तिष्क अंगघात, क्लियर हुआ? सेरेब्रल क्या होता है? मस्तिष्क से जुड़ा होता है दोस्तों। पॉलिसी क्या होती है? मांसपेशियों में कमजोरी होती, ठीक है। मांसपेशियों में क्या हो जाती है? कमजोरी आ जाती है। प्रभाव क्या है इसका? मांसपेशियों में असंतुलन आ जाता है, मांसपेशियों में असंतुलन आ जाता है, असंतुलन आ जाता है मांसपेशियों में। क्लियर हुआ? असामान्य मुद्रा हो जाती है, व्यक्ति की मुद्रा असामान्य हो जाती है, और रोगी जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? ठीक से चल नहीं पाता, सही से चल नहीं पाता, ठीक। रोगी को चलने में क्या होती है? दिक्कत होती है सेरेब्रल पॉलिसी में, ठीक है। अच्छा, इसके प्रभावित रोगी जो होते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। जो प्रभावित रोग होते हैं वो मुख्यतः कौन होते हैं? प्रभावित रोगी मुख्यतः गर्भस्थ, मुख्यतः क्या होते हैं? गर्भस्थ नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु होते हैं। वो 3 वर्ष तक की आयु वाले, 3 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे होते हैं। मतलब या तो गर्भस्थ, जो गर्भ में पल रहा बच्चा होगा, या फिर जो है 3 वर्ष की आयु तक के जो है क्या होंगे? बच्चे होंगे, जिनको ये सेरेब्रल पॉलिसी का रोग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसमें प्रभावित अंग क्या है? मेनली जो है, जो प्रभावित अंग होता है वो होता है दोस्तों, प्रभावित अंग वो होता है तंत्रिका तंत्र, क्योंकि उसी की वजह से मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती, व्यक्ति ठीक से चल नहीं पाता, असामान्य मुद्रा जो है में वो बना रहता है। सेरेब्रल पॉलिसी हो गया। एनीमिया देख लेते हैं। एनीमिया किससे होता है? एनीमिया किससे होता है दोस्तों? लोहे की कमी से, लोहे या आयरन की कमी से। क्लियर हुआ? मधुमेह किससे होता है? आपको पता है कि इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है या इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावण होता है अग्न्याशय ग्रंथि से, इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो रक्त में ग्लूकोज या शुगर जाने लगती है, जिसकी वजह से डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये हीनताजन्य बीमारियां हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के सेक्शन में। और कुछ बीमारियां, अल्जाइमर रोग देख लेते हैं दोस्तों। कुछ और बीमारियां जो इनसे अलग है वो देखेंगे हम।
अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग प्रभावित अंग क्या है अल्जाइमर रोग से दोस्तों? प्रभावित अंग क्या है? अल्जाइमर में क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। प्रभावित अंग क्या होता है? मस्तिष्क होता है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता कौन थे? उनका नाम था डॉक्टर ए एलोइस अल्जाइमर। जर्मन डॉक्टर थे, डॉक्टर ए एलोइस अल्जाइमर। डॉक्टर ए एलोइस अल्जाइमर, ठीक है। ये किस वजह से होता है? अल्जाइमर रोग का कारण क्या है दोस्तों? बीटा एमिलॉइड। बीटा लिख लीजिएगा, बीटा एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। प्रीकर्सर प्रोटीन होता है, इसकी कमी इसी की वजह से होता है। बीटा एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन की कमी की वजह से। इसका प्रभाव क्या होता है दोस्तों? स्मरण शक्ति कम हो जाती है। याददाश्त आपने देखा होगा, याददाश्त क्या होती है? कमजोर हो जाती है। ये अक्सर बढ़ती उम्र के साथ होता है। क्या होता है? स्मरण शक्ति का कमजोर होना, कमजोर होना, ये है अल्जाइमर रोग, ठीक है। और ये क्या होता है? ये वंशानुगत रूप से होता है, वंशानुक्रम से प्राप्त होता है अल्जाइमर रोग। मतलब अगर आपकी पीढ़ी में किसी को होगा तो बाद में आपको भी हो जाएगा, लेकिन ये क्या होता है? देर से प्रकट होता है। क्या होता है दोस्तों? ये देर से प्रकट होता है। तो ये अल्जाइमर रोग हो गया। इसमें स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है या इसमें कमी आ जाती है। क्लियर हुआ? चलिए अब देखेंगे दोस्तों और कौन सी बीमारी? पीलिया। पीलिया देख लेते हैं। कौन सी बीमारी देखेंगे? पीलिया। इसको जॉन्डिस कहते हैं। पीलिया को हम जॉन्डिस कहते हैं। इसको एक और नाम कहते हैं हिंदी में, पांडु रोग। पांडु रोग। इसमें होता क्या है? पीलिया में क्या होता है दोस्तों? प्रभाव क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है। लीवर मतलब यकृत क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि मृत्यु भी संभव हो जाती है। मृत्यु भी हो सकती है, इसमें मृत्यु भी संभव है। मूत्र कैसा होता है? इसमें लक्षण क्या है? मूत्र पीला हरा, ठीक है। ये लक्षण है कि मूत्र पीला हरा होता है। और त्वचा आपने देखा होगा, बहुत सामान्य रोग है। त्वचा और नेत्र क्या होते हैं दोस्तों? पीले हो जाते हैं। क्लियर हुआ? जो त्वचा है या नाखून है, आपने देखा होगा, आंखें हैं, इनसे पीलापन दिखने लगता है। पीला पीला आपके नाखून का जो ये रेडनेस है, ये जो है एलोइस हो जाएगा, पीला पीला दिखेगा। आंखें जो है पीली पीली दिखेंगी। तो ये क्या होता है? लक्षण होता है। लीवर इसका प्रभावी अंग है। और इसका कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कारण। इसका कारण क्या है? पांडुरोग का। पांडुरोग का कारण क्या है दोस्तों? कारण है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो तत्व होता है, ये क्या होता है? शरीर में फैल जाता है। शरीर में क्या होता है दोस्तों? फैल जाता है। बिलीरुबिन शरीर में फैल जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गया पीलिया या पांडुरोग या जांडिस। जांडिस हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले रोग की तरफ। हृदयाघात, हार्ट अटैक हमने सुना है। हृदयाघात या
हार्ट अटैक, हार्ट अटैक या हृदयाघात, ये किस वजह से होता है, इसमें क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, हृदयाघात में क्या होता है, इसमें दोस्तों क्या होता है, जो तंतु उतक होते हैं, ठीक है, तंतु उतक होते हैं, इसमें क्या जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। हृदय की धमनियों में क्या हो जाता है, हृदय की धमनियां होती हैं, तो धमनियों में क्या जम जाता है, रक्त का थक्का, रक्त क्लॉटिंग कर लेता है, रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, इसमें प्रभावित अंग क्या है, हृदय है। क्लियर हुआ। इसका निदान क्या है दोस्तों, कैथ लैब, कैथ लैब ही इसका एक मात्र जो है, कैथ लैब, कैथ लैब में इसको जो है क्या किया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग को रिमूव किया जाता है, और जो भी जो है कोलेस्ट्रॉल इसमें जमा होता है, किसमें, ये उतकों में, तंतु उतक जो होते हैं, तंतु उतकों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसको रिमूव किया जाता है। क्लियर हुआ। तो इसमें क्या है, हृदय जो है ठीक से कोशिकाओं तक रक्त पंप नहीं कर पाता। अब जब उसकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। आप देखिए, अगर ये इसकी धमनियां हैं, ठीक है, इसको और बड़ा बना देते हैं, ये हृदय की धमनियां हैं, इससे रक्त जो है फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, कोलेस्ट्रॉल का क्या हो गया दोस्तों, जमाव हो गया, तो ये मार्ग, इसका रक्त को जाने का मार्ग क्या हो गया, सकरा हो गया ना। अब पहले की तरह क्या रक्त उतनी मात्रा में कोशिकाओं तक पहुंच पाएगा जैसे पहले पहुंचता था, तो इसकी वजह से क्या होता है, हृदय को जरूरत से ज्यादा उतनी ही मात्रा का रक्त जो है शरीर के हिस्सों में पंप करने के लिए और अधिक काम करना पड़ता है और प्रेशर लगाना पड़ता है। इससे हृदय की मांसपेशियों में क्या होता है, जोर पड़ता है और हार्ट फेल हो सकता है। यही होता है इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ। यही इसमें होता है। मिनीमाता रोग, मिनीमाता, मिनीमाता रोग, मिनीमाता रोग क्या है इसको देखेंगे। ये पारा होता है दोस्तों, मरकरी जिसको कहते हैं, पारा से उत्पन्न विषाक्तता से होता है, पारा से विषाक्तता उत्पन्न होती, उसी से ये रोग होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, कहां पर ये सबसे पहले पाया गया, जापान की मिनीमाता खाड़ी में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मिनीमाता रोग। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इससे क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इससे प्रभावित हो जाता है। शरीर के अंग, ओंठ और जीभ ये सब काम करना बंद कर देते हैं। मानसिक असंतुलन हो जाता है, मानसिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। शरीर के अंग, जीभ वगैरह सब काम करना बंद कर देते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अगर डिस्टर्ब हो गया तो आप समझ लीजिए कि मांसपेशियों तक ऑर्डर नहीं पहुंच पाएगा, शरीर ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये है पारे से जो पॉइजनस उत्पन्न होता है, उसी की वजह से ये रोग होता है। ठीक है, मोतियाबिंद एक बहुत महत्वपूर्ण और कॉमन रोग है दोस्तों, मोतियाबिंद। इसको देख लेते हैं। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद को कैटरैक्ट्स कहते हैं, कैटरैक्ट। अब मोतियाबिंद क्या है दोस्तों, इसमें आंख का जो लेंस होता है जो पारदर्शी होता है, आंख का लेंस क्या है जिससे प्रकाश अंदर जाता है, तो आंख का लेंस जो पारदर्शी होता है, इसका क्या होता है, अपारदर्शी हो जाना। क्या हो जाता है, ये अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ऑपरेशन करके कृत्रिम लेंस लगाना ही इसका उपाय है। ऑपरेशन करके
कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अब तो फेको टेक्नोलॉजी है, उससे बहुत आसानी से जो है लेंस लगा दिया जाता है, एक ही सीटिंग में काम हो जाता है। तो ऑपरेशन करके कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। फेको तकनीक है, इसके माध्यम से बहुत आसानी से इसका इलाज हो जाता है। ठीक है। मायोपिया होता है, मायोपिया ये भी नेत्र दोष है। मायोपिया इसको हमने लेंस वाले में पढ़ाया था दोस्तों। ये क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब इसमें दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखती। दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखती। इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो है निकट दृष्टि दोष रहे तो निकट दिखेगा, दूर दृष्टि दोष रहे दूर दिखेगा। इसका उल्टा आपको समझना है। तो निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। ठीक है। अवतल लेंस पे जो है अवतल लेंस लगा के जो है इसका उपचार किया जाता है। और एक होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें दोस्तों उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखती हैं, निकट की चीजें नहीं दिखती। तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में अवतल लेंस और उत्तल लेंस लगाया जाता है दूर दृष्टि दोष में। तो इस तरह जितनी भी बीमारियां हैं वो हमने कवर कर ली दोस्तों। जो भी महत्वपूर्ण बीमारियां जहां तक हमें जो है मिला, हमने सारा डेटा कलेक्ट करके आपको दे दिया। और इसी के साथ मानव के रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण रोगों से, हैं तो बहुत सारे रोग, लेकिन महत्वपूर्ण रोगों से जहां से कभी न कभी सवाल पूछा गया है, संभावना बनी रहती है, वो हमने कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ दोस्तों मानव रोगों का ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता है। और इसी के साथ बायोलॉजी सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल नयन IAS पर उपलब्ध है। आप वहाँ जाएँ, चेक करें और अपनी तैयारी जो है ज़बरदस्त बनाएं। बायोलॉजी के अलावा और भी विषयों की प्लेलिस्ट वहाँ उपलब्ध है नयन IAS पर। तो दोस्तों इसी तरह जुड़े रहें हमसे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।